हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सबों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को MRD 004 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास में अनुसंधान पद्धतियां के चैप्टर 3 के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं सभी को बताने जा रहा हूं। हालांकि मैं इससे पहले MRD 004 के चैप्टर 1, चैप्टर 2 को बता चुका हूं। अगर आप चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज मैं चैप्टर 3 के पार्ट 1 वीडियो को बताने जा रहा हूं। चैप्टर 3 जिसका शीर्षक है ग्राम विकास में अनुसंधान पद्धतियां, इसका यह पार्ट 1 वीडियो है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, जनसंख्या और नमूने की संकल्पना का वर्णन कीजिए अथवा प्रति चयन के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए अथवा कोटा नमूना किसे कहते हैं। यह क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। अथवा समूह नमूनाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी क्वेश्चन जून 2012 में पूछा गया। अथवा अस्तित्व नमूनाकरण से आप क्या समझते हैं। यह भी क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। या बहु अवस्था नमूनाकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए अथवा कोटा नमूना पर टिप्पणी लिखिए। अथवा एक अच्छे नमूने के आवश्यक तत्व क्या है अथवा एक अच्छे नमूने की विशेषताएं बताइए। अथवा कक्षा नमूना पर शिक्षित टिप्पणी लिखिए। तो चलिए इसे निम्न विधि द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे जनसंख्या नमूने क्या, जनसंख्या का आकार क्या, आंकड़े के सूचीबद्ध करना, प्रतिचयन के प्रकार, प्रायिकता का प्रतिचयन, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन। तो नमूना किसी बड़े समूह या वस्तु को दर्शाता है। नमूनाकरण से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी बड़े वस्तु को छोटे रूप में देख सकते हैं। नमूना किसी बड़े समूह या समग्र से चयन किया गया है, उसका ये लघु प्रतिनिधि होता है। जैसे मान लीजिए पूरा पृथ्वी का अगर नमूना देखे या लघु रूप देखे तो वो क्या है, वह ग्लोब है। पूरा पृथ्वी को तो हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन ग्लोब के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, पृथ्वी को जान सकते हैं। तो नमूनाकरण के माध्यम से हम किसी भी बड़े या विस्तृत क्षेत्र को आसानी से जान सकते हैं। दूसरे शब्दों में नमूना एक चित्र के तरह भी कार्य करता है, जो कि बड़े समूह के ढेर या फिर उसकी जनसंख्या को प्रदर्शित करता है। अगर मान लें किसी शहर की जनसंख्या को प्रदर्शित करना है तो उसे हम नमूनाकरण के माध्यम से प्रदर्शित कर सकते हैं। किसी बड़े जनसंख्या को हम चित्र में आकलन कर, ग्राफ बनाकर या फिर उसका सारणी बनाकर, चार्ट बनाकर क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। मतलब बड़े जनसंख्या को छोटे रूप में दिखा सकते हैं। इसके अंतर्गत आंकड़े को सूचीबद्ध करना पड़ता है। जो हम कोई भी आंकड़ा जो तैयार करते हैं, रिकॉर्ड जो तैयार करते हैं, उसको सूचीबद्ध करते हैं, पेपर में बनाते हैं और उसको लिस्ट वाइज आंकड़ा को रिकॉर्ड के तौर पे रखते हैं। प्रतिचयन के प्रकार, तो प्रतिचयन के बहुत सारे प्रकार भी हैं, उसके गुण भी होते हैं, दोष भी होते हैं। इसमें क्या होता है कि किसी भी आंकड़ा को बनाने के लिए या नमूने को बनाने के लिए लागत की जरूरत होती है, उसे वित्त की जरूरत होती है। मान लीजिए कोई भी काम करते हैं, उसका प्रतिचयन बनाते हैं या नमूना बनाते हैं, तो वित्त का होना बहुत जरूरी होता है, वित्तीय सुविधा का होना बहुत जरूरी होता है। जनसंख्या के आकार को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं, जो कि बहुत बड़ा मात्रा में होता है जनसंख्या, उसे दिखाने के लिए प्रतिचयन का ही प्रयोग किया जाता है। प्रायिकता प्रतिचयन में क्या होता है, प्रायिकता प्रतिचयन के अंतर्गत ऐसे प्रतिचयन को दर्शाया जाता है जिसके किसी भी क्षेत्र का विस्तृत जानकारी या किसी जनसंख्या का विस्तृत जानकारी सुस्पष्ट रूप से लोगों तक पहुंच सके। प्रतिचयन के लाभ भी होते हैं, साथ ही साथ इसके अंतर्गत समूह प्रतिचयन को भी रखा जाता है। किसी समूह को दर्शाया जाता है, उसका भी प्रतिचयन किया जाता है, उस विशेष क्षेत्र को आकलन किया जाता है, उसकी जांच पड़ताल के बाद उसका एक नमूनाकरण तैयार किया जाता है, नमूना तैयार किया जाता है। इसके बहुत सारे दोष हैं। जैसे मान लीजिए प्रतिचयन में अगर हम किसी क्षेत्र विशेष को दिखाते हैं तो उसमें इकाइयों को दिखाना पड़ता है, वहां के समुचित विशेषताओं को बतलाना पड़ता है। प्रतिचयन में एक माप भी होती है, माप के अनुरूप उसके एक्चुअल माप को बतलाया जाता है, जो कि कम खर्चीले होते हैं, लेकिन फिर भी उसमें वित्त की सहायता चाहिए होती है। सरल यादृच्छिक प्रतिचयन क्या होता है, सरल यादृच्छिक प्रतिचयन का सीधा संबंध ऐसी क्रियाविधि से है जिसमें प्रत्येक सदस्य की प्रतिदर्श में चुने गए संभावना को व्यक्त किया जाता है। इसमें कितने सदस्य हैं उसको भी दर्शाया जाता है। किसी सदस्यों की विशेषता को बतलाने के लिए या फिर उसके गुण या अवगुण को बतलाने के लिए सरल यादृच्छिक प्रतिचयन बहुत आम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
प्रश्नावली क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए, अथवा आंकड़ीकृत करने की प्रश्नावली विधि की व्याख्या कीजिए, अथवा एक अच्छी प्रश्नावली की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया है। पहला हम जानेंगे प्रश्नावली क्या, प्रश्नावली के प्रकार क्या, तथ्य संबंधी प्रश्नावली, संरचित प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली या प्रश्नावली की विशेषताएं। चलिए सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संरचित समूह होता है। प्रश्नावली क्या होता है, तो प्रश्नावली अध्ययन विषय से संबंधित प्रश्नों का एक संरचित समूह होता है जिसमें सूचनाएं संकलित करने के लिए वैकल्पिक प्रश्नों में कोष्ठक तथा लिखित उत्तरों के लिए खाली स्थान उपलब्ध रहता है। इस माध्यम के द्वारा विस्तृत क्षेत्र से सूचनाएं प्राप्त की जाती है और उसका प्रश्न तैयार किया जाता है। प्रश्नावली की प्रकार की अगर बात किया जाए तो प्रश्नावली को कई विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जिसमें तथ्य संबंधी प्रश्नावली है, संरचित प्रश्नावली है, चित्रमय प्रश्नावली है। तो तथ्य संबंधी प्रश्नावली है क्या, तो इस प्रश्नावली का प्रयोग किसी समूह की सामाजिक आर्थिक दशाओं से संबंधित तथ्यों को संग्रह करने के लिए किया जाता है। जब हम किसी व्यक्ति की आयु, धर्म, जाति, शिक्षा, विवाह, व्यवसाय, पारिवारिक रचना आदि के बारे में सूचनाएं एकत्रित करना चाहते हैं तो इसकी रचना की जाती है। प्रश्नावली की, तथ्य संबंधी प्रश्नावली की रचना की जाती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम किसी परिवार का अगर शिक्षा की स्थिति जानना चाहते हैं कि वह साक्षर है या निरक्षर है, किसी परिवार का अगर हम व्यवसाय की स्थिति जानना चाह रहे हैं कि वह प्राइवेट जॉब करता है या सरकारी जॉब करता है, तो तथ्य संबंधी प्रश्नावली का होना बहुत जरूरी होता है। संरचित प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली का प्रयोग, संरचित प्रश्नावली का प्रयोग क्या होता है, देखो इस प्रकार की प्रश्नावली का निर्माण अनुसंधान प्रारंभ करने से पूर्व विषय पर लोगों की राय, सामाजिक स्वास्थ्य, जन कल्याण की योजनाएं, लोगों के रहन सहन की दशा, आय व्यय आदि के बारे में सूचना एकत्रित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मतलब लोगों के सामाजिक आय, सामाजिक स्वास्थ्य और योजनाओं से संबंधित सूचना को जानने के लिए संरचित प्रश्नावली का प्रयोग किया जाता है। चित्रमय प्रश्नावली, चित्रमय प्रश्नावली जो है, इस प्रकार की प्रश्नावली में प्रश्नों के संभावित उत्तर चित्र द्वारा प्रकट किए जाते हैं और सूचनादाता अपने उत्तर का चयन उन चित्रों से ही करके उस पर निशान लगा देते हैं। ये चित्रमय प्रश्नावली का आप उदाहरण रीजनिंग को ले सकते हैं। रीजनिंग में क्या होता है, फोटो रहता है, चित्र रहता है, और उसका आंसर भी क्या होता है, चित्र में ही रहता है। तो चित्रमय प्रश्नावली क्या है, चित्रमय प्रश्नावली का प्रश्न जो है चित्र में ही होता है और उसका आंसर भी किसमें देना पड़ता है, चित्र में ही देना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अगर जाने तो किसी गांव या नगर में किसी नदी को अगर दिखाना है तो उसको हम चित्र के माध्यम से दिखा सकते हैं और उसका आंसर भी हम क्या कर सकते हैं, चित्र के माध्यम से ही दे सकते हैं। मिश्रित प्रश्नावली, इस प्रकार की प्रश्नावली में सभी प्रकार के प्रश्न को शामिल किया जाता है, जिसे हम मिश्रित प्रश्नावली कहते हैं। प्रश्नावली की विशेषताएं क्या क्या है, तो एक अच्छी प्रश्नावली की बहुत सारी विशेषताएं हैं। प्रश्नावली अध्ययन किए जाने वाले विषय से संबंधित प्रश्नों की एक सूची होती है। प्रश्नावली को डाक द्वारा सूचनादाताओं के पास भेजा जाता है, जो कि प्रश्नावली की मुख्य विशेषताओं को बतलाता है। यह प्राथमिक सूचना संकलित करने का एक क्या है, विधि है। प्रश्न सरल, स्पष्ट तथा छोटे होने चाहिए एवं प्रश्न निश्चित अर्थ में होने वाले आकलन को दर्शाए, इस प्रकार का प्रश्न होना चाहिए। प्रश्नावली की विशेषताओं के अंतर्गत प्रश्न को क्या होना चाहिए, सुदृढ़ होना चाहिए, सुस्पष्ट होना चाहिए और उसका एक फैक्ट होना चाहिए, तथ्य और सिद्धांत पे वो आधारित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्धारण पैमाना श्रेणी मापदंड का क्या अर्थ है, इसके विभिन्न प्रकारों को बताइए, अथवा श्रेणी मापदंड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा निर्धारण पैमानों श्रेणीकरण मापदंड के प्रयोग तथा सीमाएं बताएं। तो चलिए इसको हम निम्न बिंदु द्वारा स्पष्ट करेंगे। पहला जानेंगे निर्धारण पैमाने क्या है, जिसको हम श्रेणी मापदंड भी जानते हैं। संख्यात्मक, जिसको अंक के रूप में जानते हैं। संख्यात्मक या अंक के पैमाना क्या है, रेखीय पैमाना क्या है, मानक पैमाना क्या है, निर्धारण पैमानों के प्रयोग और सीमाओं को जानेंगे। तो चलिए एक एक करके इसे डील करते हैं।
तो निर्धारण शब्द को किसी मत की अभिव्यक्ति या किसी स्थिति, वस्तु, चरित्र या अभिवृद्धि के संबंध में निर्णय लेने के लिए प्रयोग किया जाता है। निर्धारण का मतलब होता है एक मापदंड। निर्धारण का मतलब होता है किसी कार्य को अगर करते हैं तो उसके लिए एक जो ढांचा तैयार किया जाता है, एक जो पैमाना तैयार किया जाता है, एक जो प्लानिंग तैयार किया जाता है, एक उसकी श्रेणी मापदंड होती है, उसको ही हम निर्धारण करते हैं। अगर कोई हम प्लानिंग कर रहे हैं किसी कार्य को करने के लिए तो उसके लिए हम कुछ तथ्यों को रखते हैं, उसका निर्धारण करते हैं कि इसमें इतना खर्च आएगा, इसको इस तरह से किया जाना है, इसका प्रबंध इस तरह से करना है, तो एक उसका निर्धारण करना होता है। उसमें एक पैमाना होता है कि किस मद में कितना खर्च होगा, किसमें कितना समय लगेगा, इससे क्या लाभ होना है, तो एक निर्धारण, उसमें पैमाना होना चाहिए। इन सभी मदों को निर्धारण पैमाने के माध्यम से वर्णित किया जा सकता है। निर्धारण पैमाना का अर्थ एक पैमाने से है जिसमें कई बिंदु होते हैं जो अध्ययन की जाने वाली विशेषताओं की विभिन्न कोटियों का वर्णन करता है। निर्धारण पैमाने को हम अगर जाने तो इसे 5 श्रेणियों में बांटा गया है। संख्यात्मक पैमाना, रेखीय पैमाना, मानक पैमाना, संचयी बिंदु, वादित निर्धारण, इन सभी को हम जानते हैं। पहले हम जानेंगे संख्यात्मक पैमाना क्या है। एक संख्यात्मक पैमाने की विशेषताओं से युक्त पैमाने में एक परिभाषित संख्याओं का कर्म निर्धारक तथा प्रेषित अथवा अवलोकनकर्ता को दिया जाता है। इसमें संख्याओं को दर्शाया जाता है। अगर पैमाना को दर्ज किया जाता है, पैमाने के मापदंड को बताया जाता है, तो इसकी जो मापदंड को बताने का तरीका होता है वो संख्यात्मक होता है। रेखीय पैमाना क्या है? आलेखीय पैमाने सबसे अधिक प्रचलित और सबसे ज्यादा प्रयोग में लाए जाते हैं। रेखीय पैमाना का जो प्रयोग होता है सबसे ज्यादा होता है। इस पैमाना से निर्धारकों को पैमाने के रूप में बताया जाता है, रेखीय रूप में बताया जाता है, जिससे अध्ययनकर्ता को किसी भी तथ्य को जानने में सुविधा होती है। मानक पैमाना क्या है? तो मानक पैमाने में निर्धारकों को मानक का समुच्चय ज्ञान दिया जाता है। मानक सामान्यतः एक ही प्रकार की चीजें होती है जिसका पूर्व निर्धारण मापन मूल्यों के साथ निर्धारण करना होता है। यह उसी प्रकार का पैमाना होता है जैसा कि पूर्व में दिए हुए पैमाने को बताया जाता है। पूर्व में जो दिए गए पैमाने को बताया जाता है उसमें मॉडिफाई करके उसको तथ्यों के साथ जोड़ा जाता है, जिसको हम मानक पैमाने के रूप में जानते हैं। निर्धारण पैमाने के प्रयोग और सीमाएं को अगर जाने तो निर्धारण जो पैमाने की सीमाएं हैं, मतलब उसका जो श्रेणीकरण मापदंड है, वो बहुत सारे बिंदुओं से हम स्पष्ट कर सकते हैं। निर्धारण पैमानों में मापन की जो पद्धतियां होती है वो तुलनात्मक होती है, उसमें स्थिति को बतलाया जाता है। निर्धारण पद्धतियां में निर्धारक के लिए आलेखित पद्धतियों का उल्लेख किया जाता है, निर्धारक के लिए लिखित साक्ष्यों का प्रयोग किया जाता है। निर्धारण पद्धतियों का प्रयोग जो है वो बड़ी संख्याओं को बतलाने के लिए, बड़ी संख्याओं को दर्शाने के लिए, बड़ी विस्तृत संख्याओं को अच्छी तरह से सुस्पष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिरुचि पैमाना, जिसको हम मनोवृत्ति मापदंड के नाम से भी जानते हैं। तो अभिरुचि पैमाना क्या है, इसके प्रकारों की चर्चा कीजिए अथवा मनोवृत्ति मापदंड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह क्वेश्चन दिसंबर 2012 में पूछा गया। अथवा अभिरुचि अनुमापों की सीमाएं तथा प्रयोग को बताइए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहले जानेंगे अभिरुचि पैमाना क्या है, मनोवृत्ति मापदंड क्या है, अभिरुचि पैमाने के प्रकार क्या है, तुल्य अंतराल प्रणाली, अनुकूल प्रणाली, अभिरुचि अनुमानों की सीमाएं। तो इसे हम एक एक करके जानेंगे। अभिरुचि को हम इंग्लिश शब्द में एटीट्यूड के नाम से जानते हैं। इसका जो इंग्लिश शब्द है वो क्या, एटीट्यूड है। तो अभिरुचि क्या है इसे जानते हैं। तो अभिरुचि जो है, अभिरुचि की परिभाषा किसी मनोवैज्ञानिक चीज के साथ जुड़े सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव की कोटि के रूप में की जाती है। अभिरुचि का जो संबंध है, अभिरुचि का जो मूलभूत इकाई है वो किससे है, वो किसी भी चीज के सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं को दर्शाने के लिए किया जाता है अभिरुचि का प्रयोग। दूसरे शब्दों में किसी व्यक्ति की किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु, चाहे वह संस्था हो, आदर्श हो, चिन्ह या फिर वाक्य, नारक, कोई भी विचार हो, विचार को दर्शाने के लिए भी अभिरुचि का प्रयोग किया जाता है। मानव की अभिव्यक्ति को दर्शाने के लिए भी क्या किया जाता है, अभिरुचि का प्रयोग किया जाता है। उसका एटीट्यूड को बतलाया जाता है, आखिरकार मानव चाहता क्या, उसका एक मापदंड होता है। अभिरुचि के बहुत सारे प्रकार होते हैं, जिसमें तुल्य अंतराल प्रणाली है।
अभिरुचि प्रकार में अगर हम जानेंगे तो अनेक अनुमाप तकनीकों के कारण विभिन्न प्रकार की अभिरुचि का अनुमान लगाते हैं। हम क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, उसको करने के लिए हम तकनीकों का भी प्रयोग करते हैं ताकि हमारे अभिरुचि में क्या हो, परिवर्तन हो। तुल्य अंतराल प्रणाली, इसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदुओं को दिखाया जाता है। तो तुल्यभाषी अंतराल पद्धति जो है वो मूल रूप से बहुत सारे शोधकर्ताओं के द्वारा दिए जाते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति के मनोवैज्ञानिक भावना को देखा जाता है। वो अगर किसी मनोवृत्ति में कार्य को करना चाहता है तो उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या पड़ेगा, इसको देखा जाता है। अनुकूल प्रणाली, अनुकूल प्रणाली क्या है, इसको हम जानते हैं। यदि कोई भी मूल्यांकन मनोवैज्ञानिक रूप से किया जाता है और उसकी सत्यता में अनुकूलता पाई जाती है तो उसे अनुकूल प्रणाली कहते हैं। अभिरुचि अनुमानों की सीमाएं क्या है, तो अभिरुचि अनुमान लगाने की प्रक्रिया बहुत सी है। मतलब कोई भी चीज को करने से पहले हम लोग अनुमान लगाते हैं, विचार करते हैं, तो इसकी जो सीमाएं हैं, पहलू है, बहुत सारे हैं। कोई व्यक्ति अपनी वास्तविक अभिरुचि छिपाकर केवल सामाजिक रूप में क्या करता है, कार्य करता है। उसे उस काम को नहीं करना लेकिन फिर भी वो करता है समाज के लिए। अभिरुचि क्या करता है, किसी भी व्यक्ति के चरित्र, व्यवहार या संस्था के प्रबंधन को बतलाता है, स्पष्ट करता है। अभिरुचि से किसी भी व्यक्ति के औद्योगिक, राजनीतिक, शैक्षिक और सामाजिक व्यवहार को जाना जा सकता है, उसका जांच किया जा सकता है, उसका सर्वेक्षण किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साक्षात्कार का अर्थ एवं परिभाषा समझाइए अथवा साक्षात्कार के उद्देश्य बताइए अथवा साक्षात्कार के विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए अथवा साक्षात्कार की विभिन्न तकनीकों का वर्णन कीजिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला जानेंगे साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है, यंग के अनुसार साक्षात्कार क्या है, साक्षात्कार के उद्देश्य क्या है, प्रत्येक संपर्क, उपसंकल्पनाओं का निर्माण, व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलन, अवलोकन का अवसर, साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार, संरचित साक्षात्कार, असंरचित साक्षात्कार, साक्षात्कार की विभिन्न तकनीक, साक्षात्कार के लिए तैयारी, साक्षात्कार संचालित करना, साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना। तो इसे हम एक एक करके जानेंगे। पहला जानेंगे कि साक्षात्कार का अर्थ क्या होता है। साक्षात्कार दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों की आमने सामने के संबंधों पर आधारित एक बैठक है, जिसमें अनुसंधानकर्ता सूचना दाताओं से अपनी अनुसंधान की समस्या से संबंधित प्रश्न को पूछते हैं और उससे सूचनाएं एकत्रित करते हैं। साक्षात्कार क्या होता है, इंटरव्यू होता है। हम लोग इंटरव्यू में जाते हैं तो क्या होता है, एक व्यक्ति हमसे सवाल करता है और हम क्या करते हैं, उसका आंसर देते हैं। तो वो क्या करता है, हमसे सूचना लेना चाहता है और हम उस सूचना को देते हैं। तो उसमें जो साक्षात्कार लेने वाला होता है उसको ही हम क्या कहते हैं, अनुसंधानकर्ता कहते हैं, और जो हम लोग बैठे रहते हैं उसको हम सूचना दाता कहते हैं। तो इससे क्या होता है, वो अपने बातों को रखता है, अपने प्रश्नों को पूछता है और हम लोग उस प्रश्नों का उत्तर देते हैं। और इस प्रकार वो क्या करते हैं, हमारे बारे में सूचनाओं को एकत्रित करते हैं। यंग के अनुसार अगर देखा जाए साक्षात्कार क्या है, तो यंग के अनुसार साक्षात्कार क्षेत्र कार्य की एक पद्धति है जो कि किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के व्यवहार का निरीक्षण करने, सामाजिक एवं सामूहिक परिणामों का निरीक्षण करने में सहायता करता है। यंग के अनुसार साक्षात्कार में किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को जाना जा सकता है। साक्षात्कार से किसी भी व्यक्ति के सामाजिक स्टेटस को जाना जा सकता है। अब साक्षात्कार के उद्देश्य के बारे में अगर बात करें तो इसमें क्या है, बहुत सारे बिंदु, जैसे प्रत्येक संपर्क। साक्षात्कार केवल दो व्यक्तियों में ऐसे ही वार्तालाप करने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि इससे हम उस व्यक्ति विशेष के बारे में जान सकते हैं। तो इसमें हम प्रत्येक संपर्क के माध्यम से भी जान सकते हैं। साक्षात्कार का प्रथम उद्देश्य अनुसंधानकर्ता को सूचनाओं से प्रत्यक्ष या आमने सामने का संपर्क स्थापित करके उनसे आंकड़े संकलन करने में सहायता प्रदान करना होता है। उपसंकल्पनाओं का निर्माण, उपकल्पनाओं का निर्माण में साक्षात्कार उपकल्पनाओं का निर्माण करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इसमें हम लोग इमेजिनेशन करते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं किसी चीज के बारे में। इसका दो प्रयोग हो सकता है कि अगर हम किसी चीज को विचार के बोलते हैं तो उसका आंसर कुछ और होगा और पहले से जो सोचा गया आंसर है वो आंसर कुछ और होगा। तो इसमें उपकल्पनाओं का भी निर्माण होता है, हमें कल्पना करने की शक्ति में भी वृद्धि होती है। व्यक्तिगत सूचनाओं का संकलन,
साक्षात्कार का उद्देश्य सूचनाओं के अतिरिक्त जीवन में झांकना, दैट मीन्स उसके जीवन से संबंधित प्रश्नों का पूछना भी होता है, जो कि व्यक्तिगत सूचनाओं का आकलन होता है, संकलन होता है। साक्षात्कार में कभी कभी व्यक्तिगत प्रश्न भी पूछे जाते हैं। अवलोकन का अवसर, साक्षात्कार द्वारा सूचना दाताओं के दोनों आंतरिक एवं बाहरी जीवन के अध्ययन करने का अवसर मिलता है। अनुसंधानकर्ता को सूचनाओं के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन करने का भी अवसर प्राप्त होता है। मतलब साक्षात्कार को यह भी पता चल जाता है, अगर हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो मुझे भी ये पता चल जाता है कि हमारे में क्या क्वालिटी है, या फिर हम कितने, हमारे में स्ट्रेंथ है, हमारे में कितना पोटेंशियल है, हम कितने एबल हैं किसी कार्य के लिए। साक्षात्कार के विभिन्न प्रकार, संरक्षित साक्षात्कार और असंरक्षित साक्षात्कार। संरक्षित साक्षात्कार क्या है? तो साक्षात्कार में प्रश्नों की औपचारिक रूप से संचित सूची का प्रयोग ही संरक्षित साक्षात्कार है। जिसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं और उसको जो इकट्ठा किया जाता है, लिखा जाता है, वो क्या है? संरक्षित साक्षात्कार है। जबकि असंरक्षित साक्षात्कार जो है वो औपचारिक सूची होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो इंटरव्यू लेते हैं वो अपने से सवाल करते हैं, वो संरक्षित साक्षात्कार में आ गया। कभी कभी ऐसा होता है कि वो अपने लिस्ट बना के आते हैं कि ये सवाल पूछना, जो कि असंरचित साक्षात्कार में आता है। साक्षात्कार की विभिन्न तकनीक क्या क्या है? अगर तकनीकों की बात की जाए तो साक्षात्कार के लिए तैयारी की जाती है। अनुसंधान के लिए बहुत सारे उपकरण का भी प्रयोग किया जाता है। तो साक्षात्कार के लिए ध्यान से योजना बनाना आवश्यक है। साक्षात्कार लेने वाले को स्पष्ट रूप से यह निर्णय लेना होगा कि साक्षात्कार से किस प्रकार के आंकड़े प्राप्त होते हैं और किस प्रकार के साक्षात्कार का प्रयोग संरचित और असंरचित के लिए अधिक उपयोगी माना जाता है। इसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी होता है। साक्षात्कार में संचालित करना, साक्षात्कार को संचालित करने के लिए पहले से प्लानिंग की जाती है कि हाँ, यहाँ पे साक्षात्कार होना है, यहाँ पे इंटरव्यू होना है और इसके लिए इस चीज की व्यवस्था होनी चाहिए, इस संसाधन की व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर हम साक्षात्कार ले रहे हैं, किसी का इंटरव्यू ले रहे हैं, तो इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू देने के लिए आया है उसके लिए भी क्या व्यवस्था होनी चाहिए? पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, कुर्सी की व्यवस्था होनी चाहिए, वो सामने बैठे, उसको कंफर्टेबल लगे, अगर गर्मी है तो फैन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उसको संचालित करने के लिए क्या क्या चीज है उसकी जरूरत होती है। साक्षात्कार को रिकॉर्ड करना, बहुत सारी चीजों में क्या होते हैं, साक्षात्कार को रिकॉर्ड किया जाता है। जो हमारे द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, साक्षात्कार में क्या होता है, प्रश्नों का आदान प्रदान होता है। और साक्षात्कार का रिकॉर्ड रखना भी एक क्या होता है, साक्ष्य होता है, रिकॉर्ड के तरफ रखना जाता है। तो उसके लिए साक्षात्कार का रिकॉर्ड रखना निश्चय ही साक्षात्कार लेने वाले के लिए महत्वपूर्ण होता है। यह साक्षात्कार लेने वाले के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है कि हाँ, हमने इसका साक्षात्कार लिया था, इंटरव्यू लिया था। इसमें क्या होता है, इसमें रिकॉर्डिंग की व्यवस्था की जाती है ताकि उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड कर, जो कि टेप रिकॉर्डर के माध्यम से हम रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड कर उस आंकड़ों की सूची को भविष्य के लिए सुरक्षित रखा जा सके, ताकि साक्षात्कार देने वाले से संबंधित अगर किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु भविष्य में आए तो उसे उसके साक्ष्य के रूप में उस रिकॉर्डिंग को प्रस्तुत किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवलोकन का अर्थ एवं विशेषताएं बताइए, अथवा अवलोकन की प्रक्रिया के चरणों की व्याख्या कीजिए, अथवा अवलोकन की प्रक्रिया में शामिल विभिन्न अवस्थाएं कौन सी है, अथवा अवलोकन के विभिन्न प्रकारों को समझाइए, अथवा गैर भागीदार अवलोकन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। अवलोकन का अर्थ, अवलोकन की विशेषताएं, मानवीय इंद्रियों का पूर्ण प्रयोग, उद्देश्यपूर्ण एवं स्वच्छ अध्ययन, प्रत्यक्ष अध्ययन, कार्य कारण संबंधों का पता लगाना, अवलोकन प्रक्रिया के चयन, प्रारंभिक आवश्यकताएं, पूर्व जानकारी प्राप्त करना, अवलोकन का रूपरेखा तैयार करना, अवलोकन यंत्र, अवलोकन की विभिन्न प्रकार, और नियंत्रित अवलोकन, नियंत्रित अवलोकन और सामूहिक अवलोकन। चलिए सभी बिंदु को एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले जानेंगे कि अवलोकन है क्या। अवलोकन शब्द अंग्रेजी भाषा के शब्द ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है। मतलब अवलोकन मतलब इंग्लिश में क्या होता है, ऑब्जर्वेशन, किसी चीज को देखना, उसको ऑब्जर्व करना ही क्या है, अवलोकन है। तो अवलोकन शब्द अंग्रेजी शब्द के ऑब्जर्वेशन का क्या है, पर्यायवाची शब्द है, जिसका अर्थ होता है देखना, निरीक्षण करना, कार्य के विस्तृत जानकारी को प्राप्त करना। इसमें क्या होता है कि किसी भी कार्य को हम अगर निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, अवलोकन करते हैं, तो उससे संबंधित साक्ष्य को अच्छी तरह से जान सकते हैं। इससे अगर किसी वैज्ञानिक पहलू होते हैं तो वैज्ञानिक पहलू को भी हम स्वीकार कर सकते हैं, उसे अच्छी तरह से जान सकते हैं। अवलोकन का संबंध
बहुत सारे घटनाओं से होती है। वो घटना क्या व्यवहारिक भी हो सकती है, कृत्रिम भी हो सकती है और प्राकृतिक घटना भी हो सकती है। अवलोकन मतलब होता है कि किसी चीज को अच्छी तरह से देखना, उसका निरीक्षण करना। अवलोकन को सोच समझकर या फिर किसी व्यक्ति विशेष को जानकर भी किया जा सकता है। किसी व्यक्ति के बारे में अगर हमको जानना है तो उसको अवलोकन करना पड़ता है, उसके बारे में जानना पड़ता है। इसमें बहुत सारे अवलोकन की विशेषताओं में अगर देखें तो उसमें मानवीय इंद्रियों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे अवलोकन में हम कानों, वाक शक्ति का प्रयोग करते हैं सुनने के लिए। अगर कोई चीज बोला जा रहा है तो उसका अवलोकन कैसे करते हैं? सुनकर करते हैं। बोलना है तो हम मुंह का प्रयोग करते हैं, जीभ का प्रयोग करते हैं, तो ये अवलोकन हो गया। और सुनते हैं, सुनकर भी हम अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं किसी चीज को। जिसमें नेत्रों के भी प्रयोग पर बल दिया जाता है। किसी चीज को देखकर भी अवलोकन किया जा सकता है। आंख से हम देखते हैं तो समझ जाते हैं हाँ ये चीज सही है या गलत है। तो देखना भी क्या है? अवलोकन करना के अंतर्गत आता है, जो कि मानवीय इंद्रियों का प्रयोग किया जाता है इसमें। उद्देश्यपूर्ण एवं सच अध्ययन क्या होता है? तो इसमें अवलोकन के बहुत सारे निरीक्षण को किसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयोग में लाया जाता है। प्रत्यक्ष अध्ययन क्या है? अवलोकन पद्धति की है व्यवस्था में अनुसंधानकर्ता स्वयं ही अध्ययन क्षेत्र में जाकर अवलोकन करता है कि किसी चीज के बारे में अगर हमें जानना है तो वहां पे प्लॉट में जाके हम लोग उस चीज को जानते हैं, प्रत्यक्ष रूप से वहां पे जाते हैं, स्पॉट में जाते हैं, उस क्षेत्र में जाते हैं। कार्य कारण संबंधों का पता लगाना। अवलोकन के माध्यम से हम किसी भी घटनाओं का सही तौर निकालते हैं। किसी भी घटनाओं को वैज्ञानिक अवलोकन के माध्यम से उसके कार्य संबंधों का पता लगाते हैं। उसका आधार क्या, वो किस सिद्धांत पे हुआ, या फिर उसका क्या समस्या क्या था, या फिर इस घटना होने का रीजन क्या, कारण क्या, इसका पता लगाते हैं। अवलोकन प्रक्रिया के चरण क्या है? तो इसके बहुत सारे चरण होते हैं। जैसे प्रारंभिक आवश्यकताएं। अवलोकनकर्ता को सर्वप्रथम अवलोकन की रूपरेखा बनाने के लिए उस क्षेत्र का या फिर उस विषय वस्तु का अवलोकन करना, सुपरविजन करना, ऑब्जर्वेशन करना बहुत जरूरी होता है। इसमें बहुत सारे तथ्यों को जानना पड़ता है। उसमें तथ्य किस प्रकार के हो सकते हैं, उसका वर्गीकरण कैसा हो सकता है, इन सभी बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। पूर्व जानकारी प्राप्त करना। इस चरण में अवलोकन करता निम्न जानकारी पूर्व से प्राप्त कर लेता है। जैसे अध्ययन क्षेत्र की इकाई कैसी है, अध्ययन समूह की समान विशेषता क्या है, उसका स्वभाव क्या है, उसका रहन सहन क्या है, इन सभी बिंदुओं को जाना जाता है। अवलोकन यंत्र की अगर बात करें तो अवलोकन यंत्र में बहुत सारे टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है ताकि हम अच्छी तरह से किसी भी चीज के बारे में विस्तृत जानकारी ले सकते हैं। जैसे अवलोकन निर्देशिका, डायरी का प्रयोग करेंगे। अगर किसी चीज में शोध के लिए जाते हैं, किसी क्षेत्र विशेष में जाते हैं तो हम लोग नोट डाउन करते हैं अपने डायरी में। अवलोकन तथ्यों को जानते हैं, उचित आकार के अवलोकन कार्ड को जानते हैं, अवलोकन सूची को जानते हैं, और हम चार्ट के माध्यम से उस अवलोकन को प्रदर्शित करते हैं, संगठित करते हैं, उसको रिकॉर्ड के तौर पर सुरक्षित रखते हैं। अवलोकन के विभिन्न प्रकार हैं। जैसे अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित निरीक्षण ऐसे निरीक्षण को कहा जा सकता है जो कि लोगों के नियंत्रण से बाहर है। मतलब उन लोगों पर किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो तो वो अनियंत्रित अवलोकन कहलाता है। जिसका अनुसंधान करता निरीक्षण कर रहा है, दूसरे शब्दों में जब प्राकृतिक पर्यावरण या अवस्था में किन्हीं क्रियाओं का निरीक्षण किया जाता है और उसमें किसी प्रकार का कोई दबाव नहीं रहता है तो उसे अनियंत्रित अवलोकन कहते हैं। नियंत्रित अवलोकन क्या है? नियंत्रित अवलोकन वो होता है जिसमें विश्वास किया जाता है, तथ्यता किया जाता है, जिसमें तर्कशीलता होती है, जिसमें सिद्धांत होता है और वो नियंत्रित होता है, उसे हम नियंत्रित अवलोकन कहते हैं। सामूहिक अवलोकन क्या है? तो सामूहिक अवलोकन को अगर हम जाने तो सामूहिक अवलोकन में क्या होता है? सहभागिता का प्रयोग किया जाता है। मतलब उसमें लोगों का इकट्ठा होना जरूरी होता है, उसमें भीड़ की आवश्यकता होती है। उसमें समूह में क्या होते हैं? एक दूसरे का हेल्प करते हैं और उस अवलोकन को पूर्ण करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई सर्वे करना है तो सर्वे करने के लिए हमेशा ग्रामीण क्षेत्र में 5-6 व्यक्ति जाते हैं, तो वो सामूहिक अवलोकन हुआ। वहां पे अवलोकन करते हैं कि क्या है क्या नहीं है, ग्रामीण में क्या विकास करना है, इस ग्राम में किस योजना को लाना है, किस योजना से ये लोग वंचित हैं और किस योजना से इस लोगों को जोड़ा जाना है। ये सभी अवलोकन जो करते हैं 5-6 व्यक्तियों के ग्रुप के द्वारा किया जाता है, जिसे हम सामूहिक अवलोकन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेज क्या है? इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए, अथवा दस्तावेज संग्रह के प्रमुख साधन क्या है, टिप्पणी कीजिए, अथवा अभिव्यक्ति दस्तावेज पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, अथवा सरकारी रिकॉर्ड पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। इसे हम निम्न बिंदु द्वारा जानेंगे। पहला जानेंगे दस्तावेज है क्या, दस्तावेज के प्रकार क्या है,
उसके अंतर्गत बहुत सारे बिंदु आते हैं, जैसे भावबोधक, जिसे हम अव्यक्ति दस्तावेज कहते हैं, व्यक्तिगत दस्तावेज कहते हैं, जीवन वृत्त और घटना वृत्त दस्तावेज कहते हैं, सरकारी दस्तावेज कहते हैं। सही बिंदु को हम एक एक करके जानेंगे। दस्तावेज क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों की चर्चा कीजिए। ये हो चुका है, तो इसे हम जानते हैं इस निम्न बिंदु द्वारा। तो दस्तावेज का जो संबंध होता है वो किसी अध्ययन को, किसी अनुसंधान को सुरक्षित रखना होता है। मतलब दस्तावेज का जो अर्थ होता है, दस्तावेज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई कार्य को कर रहे हैं या किसी रिकॉर्ड को तैयार कर रहे हैं, किसी सर्वे को कर रहे हैं, तो उस सर्वे को भविष्य के लिए सुरक्षित रखने के लिए हम दस्तावेज का प्रयोग करते हैं, उस पेपर का प्रयोग करते हैं। पेपर में रिकॉर्ड को लिखते हैं, लिस्ट बनाते हैं, उसमें ग्राफ करते हैं, पिक्टोग्राफ का यूज करते हैं, एक कागज को तैयार किया जाता है, एक रिपोर्ट को तैयार किया जाता है। उस रिपोर्ट को भविष्य में यूज करने के लिए रखा जाता है, जिसे हम दस्तावेज को नाम से जानते हैं, मतलब रिपोर्ट। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वे रिकॉर्ड जो व्यक्तिगत या समूह के विकास या किसी घटना के घटने की प्रक्रिया को वर्णन करता है, दस्तावेज कहलाता है। दस्तावेज में क्या होता है, किसी घटना का घटनाक्रम लिखा रहता है, या किसी व्यक्ति या वस्तु के क्या होते हैं, प्रक्रिया को वर्णित किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप समझाया जाता है। तो रिकॉर्ड क्या है, तो दस्तावेज क्या है, तो दस्तावेज वे रिकॉर्ड होते हैं जो व्यक्तिगत समूह के विकास या किसी घटना के घटने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। दस्तावेजों को रिकॉर्डों की विशेष वस्तु की समीक्षा में रखा जाता है, मतलब दस्तावेज के माध्यम से किसी समस्या का समाधान भी किया जा सकता है। इसके अंतर्गत आंकड़े को संकलित किया जाता है, इसके अंतर्गत शोधकर्ता के घटना स्थल को शामिल किया जाता है, इसमें अवलोकन को शामिल किया जाता है, इसमें परीक्षण को शामिल किया जाता है, प्रश्नावली और साक्षात्कार आदि बिंदुओं को भी दस्तावेज के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दस्तावेज को डिजाइन करने की पूर्व उसकी क्या होती है, उसका अवलोकन किया जाता है, उसका एक मापदंड बनाया जाता है, उसमें वैज्ञानिक विश्लेषण को जोड़ा जाता है। दस्तावेज भी बहुत प्रकार के होते हैं जो रिकॉर्ड करते हैं या रिकॉर्ड रखते हैं किसी भी चीज का, किसी भी घटनाक्रम का जो रिकॉर्ड रखते हैं, जो कि दस्तावेज में होता है। तो दस्तावेज विभिन्न प्रकार के होते हैं। एक होता है भावबोधक। भावबोधक दस्तावेज के अंतर्गत बहुत सारी श्रेणियां आती हैं, जैसे व्यक्तिगत दस्तावेज। तो भावबोधक मतलब अपने किसी भी घटना के प्रक्षेप में उसके सभी बिंदुओं को भावबोधक या अभिव्यक्ति के साथ संकलित करना ही क्या है, अभिव्यक्ति दस्तावेज या फिर भावबोधक दस्तावेज है। व्यक्तिगत दस्तावेज क्या है, तो भावबोधक दस्तावेज में व्यक्तिगत पत्र सबसे अधिक उपलब्ध दस्तावेज होते हैं, जिसमें भावबोधक दस्तावेज के रूप में व्यक्तिगत पत्रों का महत्व होता है। मतलब व्यक्तिगत दस्तावेज में क्या होता है, अगर कोई फॉर्म को हम भरते हैं तो हम क्या करते हैं, उस फॉर्म को फिल करते हैं तो अपने टोटल डिटेल्स के साथ लिखते हैं, उसको फिल करते हैं, जो कि वो व्यक्तिगत दस्तावेज होता है। जैसे मान लीजिए किसी योजना से अगर जुड़ना है तो हमें एक फॉर्म भरना पड़ता है, पट्टी भरना पड़ता है, जिसमें अपना डिटेल देना पड़ता है, जो कि व्यक्तिगत दस्तावेज है। जीवन वृत्त और घटना वृत्त दस्तावेज क्या है, तो जैसे जीवन वृत्त दस्तावेज हो गया, जैसे कोई व्यक्ति अपने डायरी में कुछ लिख रहे हैं और वो डेथ कर गए, तो वो पूरा जीवन का चीज अपने डायरी में लिखा हुआ, जिसको हम जीवन वृत्त दस्तावेज कहते हैं। या घटना वृत्त दस्तावेज, कोई घटना में वो घटित हो रहा है, या कहीं घूमने के लिए गए, दार्जिलिंग घूमने गए, गोवा घूमने गए, तो वहां पे क्या किए, वो पेन डाउन कर लिए, एक नोट्स बना लिए, या फिर अपने डायरी में बहुत सारा चीज लिखा, तो वो क्या हो गया, घटना वृत्त दस्तावेज। वो घटना में जाके उसको लिखे, उसको रिकॉर्ड के तौर पर रखे। और जीवन वृत्त हो गया कि कोई भी चीज अपने, जैसे बायोग्राफी हो गया या फिर ऑटोबायोग्राफी हो गया, वो जीवन वृत्त दस्तावेज हुआ। सरकारी दस्तावेज क्या हो गया, सरकारी दस्तावेज हम लोग यूजुअली देखते हैं, अगर हम लोग ब्लॉक में जाते हैं या कोई ऑफिस में जाते हैं तो वहां सरकारी दस्तावेज देखने को मिलता है। सरकारी दस्तावेज में क्या होता है, सरकारी रिकॉर्डों को सुरक्षित रखने के लिए दस्तावेज को सुरक्षित जगह में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग आय जाति निवास बनाते हैं तो हम लोगों को एक प्रति तो दिया जाता है, उसके साथ सरकार के घर में भी क्या होता है, एक प्रति रह जाता है, जो कि सरकारी दस्तावेज के अंतर्गत उसे रिकॉर्ड के तौर पर रखा जाता है। दस्तावेजों के प्रकारों को अगर हम देखेंगे तो इसके अंतर्गत किसी भी अभिलेख को समझने में यह सहायता प्रदान करती है। अगर किसी रिकॉर्ड को हमको जानना होता है, किसी, जैसे मान लीजिए कोई जमीन का विवाद है या जमीन से संबंधित दस्तावेज है और उससे संबंधित जानकारी हम चाहते हैं, तो वो रिकॉर्ड क्या होता है, सरकारी दस्तावेज के रूप में रहता है, कहीं रखा, ब्लॉक में रखा रहता है, या फिर सब डिविजनल में रखा रहता है, या डिस्ट्रिक्ट में रखा रहता है। तो हम उस सरकारी दस्तावेज को जाके हम अपॉइंटमेंट लेकर उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो दस्तावेजों का जो रिकॉर्ड है वो हमें पूर्व की जानकारी देने के लिए, पूर्व से संबंधित, पूर्व की पूर्व से संबंधित घटनाओं से जानकारी प्राप्त आसानी से किया जा सकता है, वो भी दस्तावेज के माध्यम से। किसी भी घटना का अगर जानकारी प्राप्त करना है जो कि पूर्व में घटित हो चुका है, उसे हम दस्तावेज के माध्यम से जान सकते हैं।
जो कि रिकॉर्ड के तौर पर रहता है। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल में न्यू है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाकर चैप्टर वाइज वीडियो को देख सकते हैं। थैंक यू।